हेलो नमस्कार, मैं हूं रवीना टंडन। वक्त हो गया है गुड न्यूज टुडे पर आपको देश की बात सुनाने का। खेलों की दुनिया में हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। खास बात यह है कि खेल के मैदान में 8 साल से लेकर 80 साल तक के लोग झंडे गाड़ रहे हैं। आज देश की बात में आपको मिलवाती हूं ऐसे ही उम्दा खिलाड़ियों से जो अपने जोश और जुनून से देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। कहते हैं सपना वो होता है जो खुली आंखों से देखा जाए, लेकिन ऐसे सपने सिर्फ देखना भर काफी नहीं है, उसे पूरा करने का जुनून भी होना चाहिए। अगर खुद पर भरोसा हो तो किसी भी उम्र में अपने सपने पूरे किए जा सकते हैं। गुरुग्राम की बाणी देवी को देख लीजिए। बचपन में कार रेसर बनने का ख्वाब देखा था और 43 साल की उम्र में उन्होंने ये कर दिखाया। वो देश की सबसे तेज विमेन रैली रेसर है और देश के सभी बड़े खिताब जीत चुकी है। ये एक सपना है जो मैं बचपन से लेके जी रही हूँ और मेरे ख्याल में जो सबसे मेरी पुरानी और प्यारी यादें हैं वो मेरे पापा की मोटरसाइकिल पे पीछे बैठे हुए एक स्पेशली मॉडिफाइड सीट पे जब मैं शायद 2 साल की थी और वो मेरे को ड्राइव पे ले जाते थे। तब वो जो स्पीड थी या जो हवा मेरे मुंह में लगती थी और मेरे बालों के साथ खेलती थी, मेरे ख्याल में तभी वो मुझे शौक चढ़ा और 13 साल की उम्र में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक रेसर बनना चाहती हूँ और मैंने अपने पापा को ये चीज़ बोली भी। पर ज़्यादातर जैसे इंडियन फादर्स होते हैं, उन्होंने मेरे को कहा ये पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर इसलिए क्योंकि उस टाइम इंडिया में ऐसा कुछ स्पोर्ट था भी नहीं और ख़ास तौर से लेडीज़ के लिए। तो मैंने लेकिन हार नहीं मानी। मैंने उनको चैलेंज किया था कि एक दिन तो मैं रैली ड्राइवर बनूंगी, कार रेसर बनूंगी और आपसे ज़्यादा अच्छी गाड़ी चलाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैं रेसिंग कर सकती हूँ। इसका श्रेय तो मैं अपने हस्बैंड को दूंगी। वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं और उनको शुरू से पता था कि मैं कार रेसिंग करना चाहती हूँ और उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे ये दिखाने के लिए कि मेरे अंदर वो जज्बा जो है उसको मैंने मरने नहीं देना है। और वो हमेशा मेरे को प्रोत्साहित करते रहे कि तुम जाओ, आगे बढ़ो और अपनी जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करो। 30 साल हाँ एक बहुत लंबा टाइम है। बच्चे भी हुए, जॉब भी करी, पैसे भी कमाने थे जिंदा रहने के लिए बच्चों को बड़ा करने के लिए। 30 इयर्स के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा अब तुमने अपनी ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो पूरी कर ली हैं, खास तौर से फैमिली और बच्चों की तरफ से, तो अपनी ज़िंदगी जीने की अब कोशिश करो जो तुम्हारे ड्रीम्स थे। और मैं ताकि मोटर स्पोर्ट्स एंटर कर सकूं, उन्होंने खुद रेसिंग शुरू की ताकि वो अपनी फैमिली को समझा सकें कि ये ऐसा डेंजरस स्पोर्ट नहीं है जिसमें उनकी बहू जाना चाहती है। वो श्रेय मेरे हस्बैंड को ही जाता है कि उन्होंने मेरे लिए वो रास्ता बनाया ताकि मैं अपना जो मेरा ड्रीम था उसको फुलफिल कर सकूं। इस दौरान उन्होंने मुझे गाड़ी भी लाके दी ताकि मैं अपनी ड्राइविंग हमेशा बरकरार रखूं और अपने स्किल्स को हमेशा और शार्पन करती रहूं। तो
फाइनली उन्होंने जब मेरे को पुश दिया कि हाँ अब तुम जाओ, मैंने तुम्हारे लिए परमिशन भी ले ली हैं, तभी मैं वो शुरू कर सकी। ज़्यादातर लोग कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे एक औरत खड़ी होती है। मेरे लिए मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे पीछे खड़े हुए हैं, तो मेरे लिए एक औरत के पीछे एक आदमी का हाथ था। दो 2014 में मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि जयपुर में एक रेस हो रही है स्पीड स्प्रिंट के नाम से, और उसमें तुम्हें पार्ट लेना है और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं भी पार्ट लूंगा और तुम भी पार्ट लेना। तो उसके लिए फिर परमिशन अगेन मेरे हस्बैंड ने ली फैमिली से, एंड हम लोग जयपुर गए। वो मेरा फर्स्ट इवेंट था, एंड जब मैंने ट्रैक पे मैं गई और मैंने रेसिंग की, तब मुझे पता चला हाँ यही तो था जो मैं पूरी जिंदगी करना चाह रही थी, और आज ये मेरा सपना साकार हो रहा है। उस कंपटीशन में मैं लेडीज कैटेगरी में मैंने शुरू किया था, क्योंकि मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहती थी। वहाँ पे मैं सेकंड आई, पर मुझे तब ये यकीन हो गया था कि हाँ यही मैं करना चाह रही हूँ और यहाँ पे मैं अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ, और ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो मंजिलें और भी हैं। और उसके बाद से फिर मैंने वापस मुड़ के नहीं देखा। लेडीज ज़्यादा है नहीं मोटर स्पोर्ट्स में, और जब मैंने शुरू किया था 2014 में, तब बहुत ही गिनी चुनी थी, 2-3 ही लेडीज थी। और जो हमारे मेल कॉम्पिटिटर्स हैं वो तब बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते थे लेडीज को, और उन्हें ज़्यादातर यही लगता था कि अच्छा एक रेस के लिए आई है, देखेगी, हारेगी और चली जाएगी। बट मैंने पूरी कोशिश की उनको प्रूव करने के लिए कि नहीं, मैं यहाँ पे रेस करने आई हूँ और जीत के ही जाऊंगी। और मैंने बहुत सारी कठिनाइयाँ भी फेस की हैं इस चक्कर में, क्योंकि लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरी एज का मजाक उड़ाते थे कि देखो ये बुढ़ी आई है रेस करने के लिए। पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने सब बातें ऐसी जो थी जो मुझे डीमोटिवेट करती, वो मैंने अनसुनी कर दी, और मैं सिर्फ अपनी रेसिंग पे ही कंसंट्रेट करती थी। 2014 में ही जब मैं रेड द हिमालय में गई थी, तब लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं वो रैली कंप्लीट कर पाऊंगी। बहुत सारे मेरे मेल कॉम्पिटिटर्स ने आके मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। बहुत सारे चिढ़ के भी बैठे थे कि देखो एक नई कॉम्पिटिटर आ गई और वो एक लड़की है। उसके बाद मैंने बीच में और बहुत सारी ऑटो क्रॉस, स्पीड स्प्रिंट्स की, जिसमें मैंने मेल कॉम्पिटिटर्स को हराया और फर्स्ट पोजीशन भी ली। तो ऐसा हुआ है कि आज की डेट में मेरे मोटर स्पोर्ट सर्कल में दुश्मन ज़्यादा है, अगर मैं उसको उस तरीके से डालूं तो, क्योंकि मैंने इतने सारे मेल ईगोज को हर्ट किया कॉम्पिटिशन जीत के, रेसेस जीत के, कि वो मेरे दोस्त ना बन पाए। और जब दोस्त नहीं बन पाते तो फिर वो आपको कहीं भी हेल्प नहीं करते। हाँ, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैंने बहुत सारी और लेडीज़ जिन्होंने एंट्री ली बाद में मोटर स्पोर्ट्स में, उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया। अब वो उसको और बड़ा करके दरवाजे को अंदर आई हैं मोटर स्पोर्ट्स में, एंड उनके लिए अब बहुत कुछ आसान भी है, और लोग उनको हेल्प भी करते हैं। मैं ये भी बोलूँगी साथ में कि बहुत सारे ऐसे मेरे मेल कॉम्पिटिटर्स थे जिन्होंने आके मुझे बहुत प्रोत्साहित भी किया और कहा कि हमने कभी सोचा नहीं था कि एक लेडी आके ऐसे compete करेगी, इतनी अच्छी ड्राइविंग करेगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत शाबाशी भी दी, और उससे मैं ये ज़रूर बोलूँगी मेरा मोराल बहुत हाई हुआ। मुझे ये लगा हाँ, मैंने अपना एक मुकाम जो मैं बनाना चाहती हूँ, वो उस रास्ते पे तो मैं चल पड़ी हूँ, और कहीं ना कहीं तो वो मैं जाके मकाम हासिल कर ही लूँगी। और मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि हाँ, मैं उस रास्ते पे एक जगह तो पहुँच ही गई हूँ जहाँ लोग मुझे रिकग्नाइज करते हैं।
मैंने फर्स्ट रैली की वो मारुति सुजुकी रेड द हिमालय थी। और उसमें मैं अगेन मेन से कॉम्पीट कर रही थी, लेडीज थी, मेन थे, और वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि रेड द हिमालय वर्ल्ड में वन ऑफ द टफेस्ट रैलीज है, और इसको कंप्लीट करना इन इट सेल्फ माना जाता है कि आप एक विनर हैं, क्योंकि इतनी टफ रैली होती है। ये आपकी गाड़ी को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, आपके फिजिकल इंड्योरेंस को ख़त्म कर देती है। और आप 6-7 दिन आप पहाड़ों में कच्चे रोड्स पे, पत्थरों पे चला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं गाड़ी, रिवर बेड्स पे दौड़ा रहे हैं। हम वहाँ दौड़ाते हैं जहाँ कोई दूर दूर तक ना आदमी ना जानवर, ताकि कहीं किसी को कोई एक्सीडेंट का कोई वो नहीं रहे। और रेसिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पे कहीं भी और सामने से कोई नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे दौड़ा रहे होते हैं गाड़ी को। तो रेड द हिमालय में मैंने बहुत कुछ सीखा अपने फिजिकल इंड्योरेंस के बारे में। ये जो कंपटीशन है, इसमें जब आप आते हैं, आप सर पे कफन बांध के आते हैं। ये एक बहुत डेंजरस स्पोर्ट ज़रूर है, पर ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि उसमें इतने सारे हम सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं कि डेंजरस स्पोर्ट होने के बाद भी हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। मैं गई थी डाउन साउथ, दक्षिण डेयर रैली, मारुति सुजुकी दक्षिण डेयर रैली थी। वहाँ पे हम लोग डाउन हिल आ रहे थे, जिप्सी चला रहे थे, और एक ब्लाइंड एस टर्न था। वहाँ पे मेरी नेविगेटर ने मुझे एक कॉल दी कि अब ब्लाइंड एस टर्न है, थोड़ा सा स्लो कर लो। बाय द टाइम मैंने रिएक्ट किया, हम ऑलरेडी वो ब्लाइंड टर्न पे थे डाउन द हिल, एंड गाड़ी ओवरटर्न हो गई, और हम बिल्कुल क्लिफ के पहाड़ के कोने पे जाके गाड़ी हमारी रुकी। हम उल्टे थे, अपने सर के बल लटके हुए थे, उल्टे पहाड़ के कोने में थे। और कहते हैं रैली में जो कलाबाजी खा चुकी गाड़ी, उसके डर निकल जाता है, उस कॉम्पिटिटर का, ड्राइवर का, नेविगेटर का, सारे डर निकल जाते हैं। तो उस दिन हमारे सारे डर भी निकल गए थे कि हमारा एक्सीडेंट होगा या कुछ होगा। और फिर हमने गाड़ी उसके बाद सीधी की, उसमें इंजन ऑयल वगैरह डाल के हमने गाड़ी को आगे वापस हमने कंपटीशन ज्वाइन की, और हम वो कंपटीशन जाके लेडीज क्लास में हमने वो जीती भी। मेरे हस्बैंड करते हैं, उनकी वजह से ही मैंने शुरू की थी। उन्होंने फर्स्ट रेस की ताकि मेरे को परमिशन मिल सके। मेरे दोनों बेटे करते हैं रेसिंग। छोटा वाला बेटा तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है ऑटो जिमखाना कंपटीशन में, और वो काफ़ी यहाँ पे इंडिया में भी अपने लिए खिताब हासिल कर चुका है। बड़ा वाला बेटा भी रेसिंग करता है। ज़्यादातर तो यही होता है कि हम जब चारों रेसिंग करते हैं तो हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स होते हैं। छोटा वाला बेटा अर्जुन, उसके साथ तो मेरी जनरली हम दोनों कॉम्पिटिटर्स ही होते हैं, कभी वो जीतता है कभी मैं जीतती हूँ। पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हम दोनों माँ बेटी की जोड़ी एक ऐसी जोड़ी है जो दोनों इकट्ठे नेशनल चैंपियंस रहे हैं, और आज की डेट में भी हैं दोनों नेशनल चैंपियंस, और 2 साल इकट्ठे रहे हैं, और हम दोनों कॉम्पिटिटर्स भी रहे हैं। मंजिलें और भी हैं जो हासिल करनी है, इंटरनेशनल भी जाना है रेसिंग करने के लिए। देखे कब अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बहुत कॉस्टली है, और बिना स्पॉन्सर्स के इंटरनेशनल जाना बहुत मुश्किल है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो अफोर्ड करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जब तक हमारी गवर्नमेंट या हमारे कॉर्पोरेट हाउसेज हमें नहीं सपोर्ट करेंगे मोटर स्पोर्ट्स में, बहुत मुश्किल है कि ज़्यादा लोग मोटर स्पोर्ट्स में बाहर जा सकें या अपना नाम बना सकें। जिंदगी की रेस में सपने कितने पीछे छूट जाते हैं ना, लेकिन बानी जी का सपना ही रेस था, तो उन्होंने जिंदगी की रेस में अपनी रेस को मिक्स कर दिया। वो बस कार दौड़ाती रहीं, बिना ये सोचे कि उनकी उम्र 43 साल की है, बिना ये सोचे कि उन्होंने कितने मेल ईगो को ठेंगा दिखाया है, और बिना ये सोचे कि कार रेसिंग में उन्होंने महिलाओं के लिए एंट्री का दरवाजा कितना बड़ा कर दिया है।
अभी उनका एक सपना बाकी है कि इंटरनेशनल कार रेसिंग में हिस्सा लेना, और हमें उम्मीद है कि वो ये दूरी भी बहुत जल्दी तय कर लेंगी। पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। लेकिन सोनीपत के मार्टिन मलिक से मिलने के बाद आप कहेंगे कि पूत के हाथ पालने में नजर आ जाते हैं। 8 साल की उम्र है, लेकिन इस छोटी उम्र में मार्टिन ने किक बॉक्सिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। पंचिंग बैग पर इस बच्चे के हाथ ऐसे चलते हैं कि हैरानी होती है। मार्टिन के हीरो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा है, और मार्टिन भी बड़ा होकर ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहता है। तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। मार्टिन मलिक है। मेरी एज अभी मैं 4 सितंबर को 9 का हो जाऊंगा। 2020 में जब लॉकडाउन था तो तब जैसे मैंने 3-4 पंचिंग बैग फाड़ लिए थे, छोटे छोटे जो बच्चों के होते हैं। तो पापा ने एक दिन वीडियो बना के देखी और गिने कि कितने हैं। इंडिया रिकॉर्ड और एशिया रिकॉर्ड 2 ही दिन टूट गया था। छोटे बच्चों का पंचिंग बैग ला रखा था वैसे ही मार्टिन को। तो एक दिन देखा भाई ये बहुत स्पीड से पंच कर रहा है, तो फिर देखा इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। फिर मेरे हस्बैंड ने काउंट करके देखा, तो जब काउंट किया उसी टाइम पे इंडिया और एशिया रिकॉर्ड तो इसने तभी तोड़ दिया था। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड इसको सुबह शाम प्रैक्टिस कराने लगे। सर्च वगैरह किया गूगल वगैरह पे भी कैसे रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, तो और फिर अपना प्रैक्टिस करता रहा और अच्छे से अपना इसने प्रैक्टिस की। तो फिर इसने पहले इंडिया, फिर एशिया, फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड, अब इसने 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। लंदन यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसके मैंने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े थे, और 2 तो थे बैकवर्ड पुशअप ऐसे उल्टे हाथ करके, और वाइड पुशअप जो सिंपल होते हैं। 30 सेकंड में 70, और फुल एक्सटेंशन पंच ये जो लंबे वाले होते हैं ना, पूरा हाथ खुलते हैं इनमें। तो ये मैंने 3 मिनट में 1100 और 1 मिनट में 440। रशिया का एक बॉक्सर था 27 साल का, मैंने उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था 1 मिनट में। उसने 1 मिनट में फुल एक्सटेंशन पंच मारे थे 333, मैंने 440 मार के उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। यही सोच रहे हैं कि भाई मार्टिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, और फिर उसके बाद हम इसको बॉक्सिंग ही कराएंगे। बॉक्सिंग में ये अपना भाई वो रिकॉर्ड बनाए और बॉक्सिंग में मेडल लेके आए। ओलंपिक के लिए सोचा है कि ओलंपिक में भाई मेडल लेके आएगा मार्टिन। सुबह शाम करता था, अभी भी करता हूँ, पर लेकिन अब एग्जाम आ गए ना, इसलिए शाम को करता हूँ। माँ बाबा पूरा सपोर्ट करते हैं। पापा प्रैक्टिस कराते रहते हैं और मम्मा डाइट देती रहती है। पापा तो दलिया खिलाते हैं मेरे को खाना अच्छा नहीं लगता, तो जो बनाना शेक है ना, मम्मा उसमें डाल के पिला देती है दलिया। मेहनत तो देखो करनी ही पड़ती है। माँ बाप बल्कि माँ बाप की ज्यादा मेहनत होती है। मेरे हस्बैंड जैसे काम करते हैं तो उनको मतलब अपना अब फोन से ही करते हैं सारा काम वगैरह, इस पे ही फोकस कर रखा है। मैं मतलब ये एक नॉर्मल बच्चे की लाइफ नहीं होती। जैसे इसको भाई इस टाइमिंग पे इसको उठाना है, इस टाइम इसको ये डाइट देनी है, बहुत अलग लाइफ हो जाती है। जो स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ होती है वो बहुत अलग होती है। तो
मेरे हस्बैंड जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, 100 मीटर रेस करते थे, उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बना रखा है 100 मीटर रेस में। मेरा आइडल नीरज चोपड़ा है। हाँ, डिनर तो बुलाया था एक दिन रात को। क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि ऐसे प्रैक्टिस करता रहे मार्टिन, तू मेरी तरह एक दिन ओलंपिक जीतेगा। नीरज चोपड़ा ने मार्टिन को डिनर पे इनवाइट किया था, तो तब गए थे। तो मतलब फैमिली वगैरह बहुत अच्छी है नीरज चोपड़ा की, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मार्टिन को अच्छे से। अभी मतलब अभी उनकी बहन की शादी हुई थी, तब भी मार्टिन को इनवाइट किया था शादी पे। तो बहुत अच्छे सपोर्ट्स करते हैं मार्टिन को। उन्होंने घर पे अपनी जिम वगैरह मेरे भी लेके गए थे, वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह इन्होंने दोनों ने साथ में एक्सरसाइज वगैरह भी की थी। कूद के पांव पालके में नजर आते हैं, और ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है 8 साल के मार्टिन मलिक पर, जिसने पिछले 2 सालों में 12 रिकॉर्ड तोड़े हैं। अगर हम मार्टिन मलिक की बात करें तो कोविड के दौरान है ये सिलसिला शुरू हुआ, और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगभग 12 जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो तोड़े हैं। चाहे हम इंडिया रिकॉर्ड की बात करें, या फिर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करें, या फिर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करें, तमाम तरह के जो रिकॉर्ड है वो मार्टिन ने तोड़े हैं। और अब वो जो तैयारी है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की इस वक्त कर रहे हैं। दिल होना चाहिए जवान, उम्रा चेकी राख्या, यानी दिल जवां होना चाहिए, उम्र में क्या रखा है। और अगर इसका सबूत चाहिए तो हरियाणा की दर्शना देवी से मिले। 80 साल की उम्र में दादी खेल के मैदान में झंडे गाड़ रही हैं। टीचिंग जॉब से रिटायरमेंट के बाद दर्शना देवी ने 5 साल पहले खेलना शुरू किया और अब तक जैवलिन थ्रो में कई मेडल्स जीत चुकी हैं। जिस उम्र में लोगों को चलने में मुश्किल होती है, उस उम्र में दादी अम्मा को रफ्तार से दौड़ते हुए देखना अच्छा लगता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं कि 80 साल की दर्शना देवी पूरी तरह फिट है। खूबी यह है कि उम्र के 8वें दशक में इन्होंने खेल के मैदान में अपना परचम लहराया है। जैवलिन में पहले स्टेट लेवल पर मेडल जीते और उसके बाद नेशनल लेवल पर गोल्ड अपने नाम किया। जब मलेशिया में एशिया पैसिफिक मास्टर गेम में मेडल जीता तो लोग दादी का लोहा माना। टीचर की नौकरी से रिटायर होने के बाद दर्शना देवी के पास कुछ खास काम नहीं था। लेकिन पंजाब के बुजुर्ग एथलीट मनकौर की एक खबर ने दर्शना देवी की जिंदगी बदल दी। हुआ यह कि साल 2017 में चंडीगढ़ में मनकौर 101 साल की उम्र में विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स में विश्व चैंपियन बनी थी। अखबार में आई उनकी तस्वीर दिखाकर दर्शना देवी के पति ने उनसे दौड़ने को कहा। फिर क्या था, दादी निकल पड़ी अपनी नई मंजिल की। 17 में अखबार में मनकौर थी चंडीगढ़ की सरदारनी, उसका आया हुआ था अभी 100 साल की मनकौर ने 100 मीटर दौड़ा। अच्छा। और फर्स्ट आई। तो मेरे हस्बैंड ने वो अखबार पढ़ा, वो मेरे से कहने लगे भी ऐसे ऐसे देखिए 101 साल की है। मैं फिर आपका मन कर, मैंने उनसे पूछा, नहीं वो कहने लगा मैं तो नहीं कर सकता, भी तोरी छूट है, तू जहाँ भी जाए।
तू कर ले। फिर मैं चली गई। मैं बहुत हंसमुख वो थे, कभी भी उन्होंने मेरे को फील्ड में किसी के घर जाने से या कहीं किसी उसमें जाने से कभी मना नहीं किया। जुलूस जैसे देवीलाल के जड़ से जुलूस होते थे। डर मन वो तो तीनों ले आई डिस्ट्रिक्ट के, तो मैं 3 गोल्ड ले आई। फिर मैं गई उसमें क्या है यूं दिल्ली ना पंचकुला, वहाँ भी 3 मेडल जीते। 17 में ये तो लिए थे सितंबर में, वो हुए फिर नवंबर में, वहाँ भी 3 गोल्ड ले आई। फिर हुए हमारे दिल्ली नेशनल, वहाँ फिर मेरे सिर में चोट लगी थी, उसकी वजह से मैं ज़्यादा वो नहीं कर सकी, तो फिर मैं आई 2nd। फिर 18 में जून में हुए चंडीगढ़ 7 सेक्टर में, वहाँ भी 3 गोल्ड जीते। उसके बाद फिर हम गए उसमें मलेशिया। अच्छा, मलेशिया। हाँ, 7 सितंबर से 15 सितंबर तक। फिर वहाँ से 5 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 3 ब्राउन लेकर आई मैं। पिछले कुछ वर्षों से बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने पर जोर है, लेकिन जब दर्शना देवी बच्ची थी तब ऐसा नहीं था। बेटियों का घर से निकलना ही मुश्किल था, पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात। लेकिन छोटी सी बच्ची की प्रतिभा को गांव के स्कूल के शिक्षकों ने समझा। घर वालों से मान मनव्वल करके उन्होंने दर्शना देवी को पढ़ाया लिखाया। वो पढ़ाई काम आई और दर्शना देवी बाद में टीचर बनी। अपने स्कूल में भी उन्होंने बच्चियों के खेल कूद पर पूरा ध्यान दिया। शास्त्री एक इंग्लिश पढ़ाने वाला, वो कहने लगे मेरी दादी से, दादी मारे को एक चीज दे दे। भाई देने की होगी दे दूंगी, भी इसी चीज मांगे जो मैं दे सकूं। वो कहने लगे ऐसे मांगेंगे। बोला के मांगो भाई। अका हमारे को बेटी दे दे, हम इसका प्राइवेट फार्म भरवा देंगे। अगर अवेट कर पेपर दे लगे, स्कूल मान की जरूरत नहीं इसको। फार्म भरवा दिया जी, 8वीं पास हो गई। अच्छा। फिर मैं गई गुरुकुल 9वीं 10वीं खानपुर गुरुकुल में पढ़ी। बच्चियों को जरूर खिलाया। स्टेट में सिरसा लेकर गई, फरीदाबाद लेकर गई, करनाल लेकर गई। जो 9वीं 10वीं की लड़कियां थी उनको गांव वाले ने बहुत साथ दिया मेरा। उन्हें कह दिया अभी तेरी बेटी है, हमारी नहीं, अब तो इनको कहीं भी ले जा सकते हैं। गांव वाले ने बहुत साथ दिया। दर्शना देवी पर उम्र का कोई दबाव नहीं है। नियमित तौर पर सुबह सुबह तैयार होकर दौड़ लगाने निकल पड़ती है। खेतों में अपनी प्रैक्टिस की जगह बनाई है, वहीं भाला फेंकती है। नजर केरल में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता पर है, लेकिन ख्वाब विदेश में भारत का नाम रोशन करने का है। मैं इधर जाऊंगे को हो ना, इसमें केरला में नवंबर में वहां जाऊंगी। भगवान मेरे से ठीक रखे। उसके बाद जब मेरा वहां सिलेक्शन हो गया ट्रायल में, तो फिर विदेश में जाने की इच्छा है मेरी। 80 साल की दर्शना देवी जो कि पानीपत से हैं, उनके लिए उम्र सिर्फ एक अंक है। अभी भी जोश ऐसा कि अच्छों के होश उड़ा दे। अगर हम दर्शना देवी की बात करें तो लगभग पिछले 5 सालों में कई दर्जन मेडल है उन्होंने जीते हैं और आगे भी बहुत सारे लोगों के लिए वो प्रेरणा है। गांवों से शहरों में पलायन एक बड़ी समस्या है। इस पलायन की बड़ी वजह होती है गांवों में रोजगार की कमी। इसी कमी को दूर करने के लिए उत्तराखंड के चंद्रशेखर पांडे ने संकल्प लिया और मुंबई में 22 साल तक नौकरी करने के बाद अपने गांव लौट गए। चंद्रशेखर पांडे अपने पूरे परिवार के साथ बागेश्वर में ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और जड़ी बूटियां बनाते हैं। उनके इस काम से कई लोगों को रोजगार मिला है। मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है और हर कोई मुंबई में अपने सपनों को पूरा करने का सपना देखता है। लेकिन आज एक ऐसे किसान से आपको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी लगभग आधी से ज्यादा जिंदगी मुंबई जैसे शहर में गुजारी, लेकिन सपनों की नगरी में उनका सपना पूरा नहीं हुआ और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो उत्तराखंड के अपने गांव वापस लौट आए ताकि वे यहाँ की पलायन की समस्या को रोक सके। और आज वे ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार उनके साथ इस काम में लगा हुआ है। आइए मिलवाते हैं आपको उसी किसान और उनके परिवार से। मैं चंद्रशेखर पांडे, डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर, ब्लॉक गरुड़, ग्राम सभा चौरसू।
का स्थायी निवासी हूँ और मैं खेती कर रहा हूँ यहाँ पर पूरे परिवार से मिलजुल के। हम लोग पूरी परंपरागत खेती और जैविक खेती, साथ में हम लोग जड़ी बूटियों से लेके समस्त प्रकार की दलहन है, तिलहन है, सभी प्रकार की खेती हम कर रहे हैं। हमारे साथ में इस समय 40 फार्मर्स हैं, 40 से 50 फार्मर्स हैं, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और पूरी फैमिली हमारे तकरीबन पूरा फैमिली की 12 से 15 लोग, हमारा तकरीबन जो फैमिली है वो हमारे साथ में हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। पूरा फैमिली के सपोर्ट से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी खेती देखा जाए तो बड़ी परंपरागत खेती है, जिसमें हम लोग दलहन है, जड़ी बूटियां हैं और तिलहन है, सभी प्रकार की जो मडुआ है, लाल चावल है, काला चावल है, इवन सारी प्रकार की हम खेती कर रहे हैं। पूरे परिवार मिलके हमें खेती कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप, जैसे आपको मैं जड़ी बूटी में बताना चाहता हूँ, सुगंधा है, कैमोमाइल है, रोजमेरी है, डैंडेलियन है। ये कृषि विभाग से भी हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है और हम यहाँ पर पूरी समस्त प्रकार की जड़ी बूटियों, साग सब्जी, फलों में जैसे सेव है, कीवी है, इसलिए हम सब यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं तकरीबन मुंबई में 22 साल वर्क मेरा था ज्वेलरी कंपनी में एज ए मैं क्यूसी ऑफिसर के रूप में काम करता था, एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर्स। सो वहाँ पर मैं पहाड़ की चिंता और पहाड़ का पलायन का दर्द हमेशा एक मन में गूंजता था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम एक काम ऐसा करें कि जब तक खुद का एक डिसीजन नहीं ले लें तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे मन में ख्याल आता था कि मेरे बच्चे परिवार पूरा हम मुंबई में थे, तो मैंने पहाड़ का दर्द को देखते हुए मैंने ये सोचा कि अब मुंबई बहुत हो चुका है, अब मैं मेरी उम्र के जो बाकी जो बचे हुए साल है अब मैं उत्तराखंड को देखा, इसलिए मैं उत्तराखंड में आ गया हूँ और मैं बड़ा अच्छा यहाँ पर मन लगा है और काम कर रहा हूँ। ये आजकल जो एक बार शहर की तरफ जाता है उसको बहुत कम लोग आते हैं, पर मैंने एक चीज देखा कि हमारे पास आने वाले टाइम जो एक ऐसा रहेगा, आदमी को बस खाने पीने के लिए पैसे तो बहुत हो जाएंगे मगर उसके ऑर्गेनिक चीजें नहीं मिल पाएंगी। किसान जो आज उगा रहे हैं, आज के डेट में बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि हम लोग अच्छे बिल्डिंग, अच्छे माहौल, अच्छे सोसाइटी में तो लोग रहे हैं, मगर हम लोग खाना क्या खा रहे हैं, यहाँ पर पानी क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर कैसा है, वातावरण कैसा है और हवा कैसा है। आज मैं वो चीज देख रहा हूँ तो आज मुझे ये फीलिंग हो रही है कि जैसे मुंबई की एक जैसे पॉल्यूशन देखिए, शहर तो बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर शहर है, मगर वहाँ आने वाला जो भविष्य में पॉल्यूशन है, चाहे एयर पॉल्यूशन का है या फिर कई प्रकार के जो पॉल्यूशन है, वो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखता है। यहाँ पर हम सुंदर पानी, हम एकदम शुद्ध नदियों से, जंगल, हमारे पहाड़ों से निकलता हुआ शुद्ध पानी पी रहे हैं, वहाँ हम आरओ का पानी पी रहे हैं। यहाँ पर क्या है, शुद्ध हमारे ऑक्सीजन है, वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत शॉर्टेज है, इवन बहुत सारी ऐसी समस्याएं। तो मैं टोटल ये सोच के चल रहा हूँ कि मुंबई में जो हम लोग कर रहे हैं वो आने वाले जो भविष्य है ना, वो वहाँ पर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो भीड़ भाड़ वाली जो आबादी है, वो आने वाला समय ऐसा रहेगा कि वो चीज यहाँ पर नहीं मिलेंगी, यहाँ पर बहुत सुंदर मिलेगा आने वाला शहर अपने आप में, क्योंकि एक आदमी का डिसिप्लिन हो या फिर वहाँ का खाना पीना, ऑफिस आना जाना हो। और महाराष्ट्र रियली एक बहुत अच्छा शहर है, मुंबई को तो हम सैल्यूट करते हैं और मुंबई एक बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पर एक्चुअली मेरे माँ बाबू जी का प्यार है, मेरा परिवार का प्यार है, ये खींच के लाया, क्योंकि उत्तराखंड को अगर हमें बचाना है तो हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। जड़ी बूटियों में जैसे कि मैंने आपको कैमोमाइल है, जिन्हें नींद नहीं आती है, तो कैमोमाइल एक अपने आप में एक जड़ी बूटी है कि अगर हम इसका तकरीबन 7 डेज भी अगर करते हैं, इवनिंग जब हम सोते हैं तो उस समय अगर हम लोग करते हैं, सोते समय 1 कप अगर चाय इसकी पी लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको 1 हफ्ते में बहुत अच्छा एहसास होगा कि कैमोमाइल रियली एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। जैसे कि अश्वगंधा है, एक इम्यूनिटी बूस्टर्स है, तो आज अश्वगंधा अगर हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो जैसे जिम्नास्टिक वाले हैं जिन्हें इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है तो वो लोग इससे इस्तेमाल करते हैं। और डैंडेलियन है, आज जो जॉइंडिस है या भूमि आंवला है, जॉइंडिस में काम करता है। विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, लेमन बाम है, लेमन ग्रास है, हम लोग खेती से उगाने के बाद हम यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस में रेडी करते हैं। प्रोडक्शन हाउस से, आउटलेट से देखिए बाजार में देने का भी हम काम कर रहे हैं। लोग बड़े चाव से इसको खा रहे हैं, पी रहे हैं और मैसेज भी कर रहे हैं और ऑर्डर्स भी हमें दे रहे हैं।
इस समय जो खेती हम कर रहे हैं तकरीबन ये 40 से 50 लोग हम लोग एज ए मैन पावर के रूप से हम इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन 50 एक परिवार। और वैसा आप देखा जाए ओवरऑल तो तकरीबन हम ज़्यादा भी अगर कहेंगे 70-80 लोग अगर टोटल मार्केट से देने से लेके सारा काम करें 70 से 80 लोगों तक भी रिजल्ट पहुंच जाता है। और वैसे 40 से 50 लोग एवन लगते ही लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो आजकल ऑर्गेनिक एक जैविक का एक जमाना है, हम ये चाहते हैं कि हमारी जितनी भी युवाएं हैं या फिर हमारी जो शिक्षा है, जो यहाँ पर जड़ी बूटी या परंपरागत खेती है, लोग कह तो रहे कि ऑर्गेनिक है, तो हमारा अपने में एक मानना है कि हम जितने भी हर्ब्स खरीदेंगे ये हम बाजार से नहीं खरीदेंगे। जो हमारे नहीं होता वो तो ठीक है, जैसे काली मिर्च तो खरीदना पड़ता है, इवन जो हो जाती है सारे हर्ब्स हम अपने फार्मर से उगा के हम इसको मार्केट तक वैल्यू एडिशन ऐड करें और एक अच्छा मार्केट में मुनाफा भी कमाएं और लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा, तो डेफिनेटली काम भी करेंगे लोग। तो देखिए 12 लोगों का ये परिवार शहर की चकाचौंध छोड़कर अपने गांव, अपने प्रदेश में बस गया है ताकि यहां पर ऑर्गेनिक खेती करने के साथ साथ पलायन की समस्या को रोक सके और यहां की समस्या का समाधान ढूंढ सके। हमारा देश शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है। आज स्थिति ये है कि भारत के किसान अनाज की रिकॉर्ड पैदावार करते हैं। इन किसानों और उनके परिवारों को सशक्त बनाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है। उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भी एक ऐसी ही योजना है। इस योजना से जुड़कर इटावा जिले की राधा रानी आत्मनिर्भर बनने की नई कहानी लिख रही है। खेत में खरपतवार हटाने से लेकर दवा का छिड़काव और सिंचाई तक सारे काम राधा रानी खुद करती है। इटावा जिले के कुशगवा गांव की रहने वाली राधा रानी ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद अपने 2 बीघा खेत में खास किस्म के पपीते की फसल उगाई है, जिसे रेड लेडी के नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि इस इलाके में पहली बार यह पपीता उगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े हैं। ये हम 2017 में जुड़े थे तेलंगाना। वहाँ से कुछ दीदियाँ आई थी तो उनके माध्यम से हम जुड़े थे। उन्होंने ये बताया है कि दीदी आप बहुत गरीब परिवार से है, बहुत आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, इसीलिए हम एक योजना आई है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, शॉर्ट में बोलते हैं NRLM। तो उससे आप जुड़ जाओ ना तो आपकी बहुत कुछ आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। मेरी तो आर्थिक स्थिति खराब के वजह से हमने तो मेरी तो अंदर की जो आत्मा थी उन तो बोल दिया कि हम समूह से जुड़ेंगे। मगर गांव की दीदियों को मैंने उनके साथ जा करके बहुत समझाया, बहुत बताया कि दीदी समूह से जुड़ जाओ, 10-10 रुपए की बचत करिए आप, तो जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ऐसे ही आपकी आर्थिक स्थिति, जैसे कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, इसीलिए सबकी आर्थिक स्थिति ही खराब है क्योंकि यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है। तो इससे थोड़ी थोड़ी बचत करके कुछ गवर्नमेंट आपको रोजगार देगी, कुछ सहायता देगी, तो उससे कुछ रोजगार डालेंगे तो कुछ आर्थिक स्थिति सुधरेगी। राधा के परिवार की आर्थिक हालत बहुत बेहतर नहीं है, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से करीब 50,000 रुपए खर्च कर महाराष्ट्र से 1100 पपीते के पौधे मंगवाए, जिनमें 400 पौधे मौसम की मार और दूसरे कारणों से नष्ट हो गए, लेकिन 700 पौधे उनके खेत में लहलहा रहे हैं। हमारे ब्लॉक में योजना आई थी कि आपको कोई बाकी खेती करना है, पपीते की खेती करना है या आपको मछली पालन करना है या आपको अमरूद की बाग लगाना है, तो सर जी हमारे दिमाग में ये आई कि हम पहले फर्स्ट नंबर पपीते से शुरुआत करें। तो सर हमने वहाँ ट्रेनिंग बकेवर संस्थान है जो प्रशिक्षण सेंटर है, वहाँ जाकर के मैंने ट्रेनिंग ली, तो कुछ हमें समझ में आया, तो वहाँ जाकर के हमने अपना फॉर्म भरवा दिया ब्लॉक पर। फॉर्म भरवाने के बाद फिर मैंने बोला कि ऐसा है कि हम भी पपीते खेती करेंगे। तो सर 3-4 महीने बाद 50,000 रुपये ग्राम संगठन में आए, फिर वो पैसे निकाल करके समूह के माध्यम से फिर पर्सनल खाते में आए, उसमें से निकाल के फिर मैंने 52,000 की ये पूना से मैंने पौध मंगवाई। यहाँ कहीं नहीं मिली, आगरा भी देखा, कानपुर भी देखा और बलिया भी देखा, वहाँ नहीं मिली। फिर पूना में जाकर के ये रेड रेडी पपीते की पौध मिली, फिर वहाँ से मैंने मंगवा करके फिर खेत में सर जी लगवाया।
परिवार के विरोध करने पर भी राधा रानी ने पिछले साल अक्टूबर में इन पौधों को अपने खेत में लगाया, जिनमें फल आने शुरू हो गए हैं। शुगर फ्री होने के कारण इस खास किस्म के पपीते की बाजार में काफी डिमांड है और ये अच्छी कीमत पर भी बिकता है। लिहाजा राधा रानी को उम्मीद है कि पपीते की फसल तैयार होने पर उन्हें अच्छा फायदा होगा। अब 2-3 क्वालिटी थी, वो क्वालिटी को देख करके उसने बोला कि इसमें जो और क्वालिटी लगाओगे आप तो उसमें मेल और फीमेल का चक्कर होता है, मगर रेड रेडी में मेल और फीमेल का चक्कर नहीं होता है। इसमें 100% आपके पेड़ में फल आएंगे। और इसके जैसे कि और पपीते को जो खाते हैं तो डायबिटीज वाले नहीं खा पाते, जैसे कि शुगर फ्री भैया बहनों को शुगर है तो वो नहीं खा पाएंगे। तो शुगर फ्री के वजह से ये मैंने कही कि ऐसा है कि वो 10 रुपए केजी बिकेगा, ये कम से कम 15 से 20 बिकता है। रेड लेडी नाम के इस पपीते के पौधे में 50 किलो से लेकर 1 क्विंटल तक पैदावार होती है और ये 3 वर्षों तक अच्छी फसल देते हैं। उनने बताया था भाई साहब ने कि एक पौध कम से कम एक पेड़ आपको 1 कुंटल वजन देगा। तो हमने सर 1 कुंटल ना समझ के हमने 50 केजी समझा कि 50 केजी हमें पेड़ दे देगा। सर जी हम तो सोच रहे हैं अच्छी पैदावार होगी तो हम और मेरे 1 बीघा और खेत बाकी बचा है उसमें भी लगवा देंगे। अपेक्षा सर जी यही है कि अच्छे से फल आए, अच्छे से बिक्री हो तो आर्थिक कुछ स्थिति संभले। जी 10 महीने हो गए हैं जी, 3 से 4 फुट हो गई है। फल सर 3 फुट पे आने लगा है, कुछ फल आ चुके हैं पेड़ में। ये नवंबर में सर ये फल तैयार हो जाएंगे। राधा के परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी जो पढ़ाई के साथ खेती किसानी के काम में अपनी मां का हाथ बटाते हैं। राधा रानी जो गरीब परिवार से हैं, अब इनकी तकदीर बदलेगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद इनका यह बड़ा कदम, जिसमें इन्होंने परिवार का भी विरोध बर्दाश्त किया, उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और अपना इस 2 बीघा में पपीते की खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति और अपने आप को साबित करने का मौका मिल रहा है। आज के लिए बस इतना ही।